हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से टॉपिक और स्कीम में और न्यू स्कीम दोनों में सेम है। So let's start. The law of contract constitute the most important branch of mercantile और commercial law. हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच को कंस्टिट्यूट करता है। ये सबको अफेक्ट करता है, चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, इंडस्ट्री हो। इट मे बी सेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइज्ड वर्ल्ड. The law relating to contract is governed by Indian Contract Act 1872 and we will study this act only. ICA 1872 और सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन एग्जाम के अंदर इसी टॉपिक इस यूनिट से आता ही है या इस टॉपिक से ही आता है। मेजर प्रोपोर्शन आपके एग्जाम का इस टॉपिक से आता है, चाहे आप कितनी PYQ उठा के देख लो। It was formed on April 25, 1872. 25 अप्रैल 1872 को ये फॉर्म हुआ था और ये सितंबर 1 को ये फोर्स में आया था। Preamble to the act says that it is an act to define, amend certain parts of the law relating to contract. It extends to whole of India. पूरी इंडिया पर ये एक्सटेंडेड है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370 आर्टिकल। और आपको ये पता है कि मोदी गवर्नमेंट के जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उसने ये 370 आर्टिकल अपने टाइम पर हटाया था। The act mostly deals with the general principles and rules governing contracts. The act is divisible into two parts. तो जो हमारा ये एक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी सेक्शन 1 to 75, it deals with the general principles of law of contract and therefore applies to all contracts irrespective of their nature. जो हमारा पहला पार्ट है वो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, उनसे वो डील करता है। और जो हमारा सेकंड पार्ट है वो कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है, जो कि है इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। अब जो न्यू स्कीम के अंदर है, न्यू स्कीम के अंदर आप ये भी पढ़ोगे और ये भी पढ़ोगे, पर लेकिन ओल्ड स्कीम में खाली आपको यही पढ़ना होगा। अब आपने ध्यान दिया हो यहाँ पे सेक्शन 1 to 75 है, उसके बाद 124 to 38 है। इसके पीछे नंबर है वो कहाँ गायब हो गए? बेसिकली वो गायब नहीं हुए हैं, उनको बाद में एक अलग एक्ट का नाम दे दिया गया है। जैसे कि सेल्स, जब आगे आप पढ़ोगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, जो भी है, मतलब जितने भी एक्ट आप आगे पढ़ोगे वो इस पोर्शन से निकल कर आए हैं। As a result of increasing complexities of business environment, innumerable contracts are entered into by the parties in the usual course of carrying on the business. तो ये काफी मतलब बेकार सी बात बोल रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता गया, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आती गई। कॉन्ट्रैक्ट, अब आई बात कॉन्ट्रैक्ट का आखिरकार मीनिंग क्यों है। हमने एक्ट के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे हमने कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग क्या है। इट इज द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज देयर इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन आई एंड यू। आई से दैट आई विल सेल यू शूज, मैं आपको शूज सेल करूंगी और आप मुझे इतने अमाउंट का पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे मेरा तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ पे राइट्स और जो ड्यूटीज है वो डिफाइन हो गई। अब मैंने आपको कहा कि मैं आपको शूज सेल करूंगी तो वो मेरी ड्यूटी है, आप मुझे उसके बदले पेमेंट करोगे
वो आपकी ड्यूटी है। मैंने आपको शूज सेल किए, उसको एक्सेप्ट करना आपका राइट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है तो उसके अंदर आपने अपनी एक्सेप्टेंस भी दी है, तो इसलिए जब मैं आपको शूज को सेंड करूंगी तो उसे एक्सेप्ट करना आपका राइट है और पेमेंट को एक्सेप्ट करना मेरा राइट है, उस पर मेरा राइट है। This branch of law is different from other branches of law in a very important aspect. ऐसा क्यों? अगर एग्जाम में आ जाए कि ये लॉ की ब्रांच सबसे डिफरेंट क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि ये काफी सारे राइट्स और ड्यूटीज को प्रेस्क्राइब नहीं करती। जी बिल्कुल, ये नहीं करती, जो कि लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है या एनफोर्स कर रहा है। Instead, it contains a number of limiting principles subject to which parties may create rights and duties for themselves. ये कह रहा है कि ये जो ब्रांच ऑफ लॉ है अलग और ब्रांचेस से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये काफी सारे राइट्स और ड्यूटीज को प्रेस्क्राइब नहीं करती, जो कि लॉ प्रोटेक्ट या एनफोर्स करता है, बल्कि इसके अंदर काफी लिमिटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके अंदर रह करके पार्टीज को अपने लिए राइट्स और ड्यूटीज बनाने होते हैं खुद से। It codifies the legal principles that govern contract. इसके अंदर कुछ लीगल प्रिंसिपल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं। The act basically identifies the ingredients of a legally enforceable valid contract. जो ये एक्ट है वो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है हमारे जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आगे आप पढ़ोगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, इलीगल कौन सा है और वॉइडेबल कौन सा है। तो जो हमारा लीगली एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करता है। साथ ही साथ कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जैसे कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, इनके बारे में भी आप पढ़ोगे। पहली बात तो ये कि जो इनकी मीनिंग है, जब इनके यूनिट्स आएंगे स्पेसिफिकली आपको मैं उसी में ही बताऊंगी। It basically defines the circumstances in which promises made by the parties to a contract shall be legally binding on them. इसमें भी ऐसा कुछ इस पैर में कुछ ऐसा खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। Now, what is contract according to Indian Contract Act? पहली बात, एक आपने मीनिंग ये पढ़ा, It is the most usual method of defining the rights and duties in a business transaction. अब आप पढ़ोगे ICA के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है। इसके बस मेनली इसमें 3 वर्ड्स है, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल लॉ। एग्रीमेंट रिश्ता, रिश्ता एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो कि लॉ एनफोर्स करता है। तो ये आ गया 2 एलिमेंट्स, एक तो एग्रीमेंट और एक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब इन्हें आगे समझते हैं क्या है ये। The term agreement given in section 2E of the act is defined as agreement, जो कि section 2 के अंदर दिया हुआ है, subsection E के अंदर, every promise and set of promises forming the consideration for each other. हर एक वो प्रॉमिस या हर एक सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहा है। To have an insight into definition, section B defines promises as when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. ये कहा गया कि जब कोई भी एक पर्सन जिसको हमने प्रपोजल किया है उस पर अपनी वो एसेंट दे दे, तो जो प्रपोजल है उसे हम एक्सेप्टेड मान लेते हैं, उसे हम एक्सेप्ट मान लेते हैं, और जब प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर ले तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एग्रीमेंट के अंदर आता है प्रॉमिस और प्रॉमिस के अंदर आता है प्रपोजल।
Acceptance of proposal is basically a promise, and when every promises and set of promises form consideration for each other, they are called agreement. जो consideration का meaning है वो आप आगे पढ़ोगे. The following points emerge from the above definition. When the person to whom the proposal is made, one minute. ये अब खराब हो गया, से छोड़ो. When the proposal to whom the proposal is made, इसको बस उन्होंने ब्रेक कर दिया है 4 पॉइंट्स के बीच में. सीधी सी बात है, एग्रीमेंट क्या है? ऑफर या प्रपोजल, उसमें एक्सेप्टेंस जोड़ दी और उसमें फिर कंसिडरेशन को ऐड कर दिया. पहले हमने ऑफर किया, उसने फिर उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद हमने एक दूसरे को कंसिडरेशन दी. कंसिडरेशन आप आगे पढ़ोगे. सेकंड इज एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. An agreement to become a contract must give rise to a legal obligations, which means are duly enforceable by law. जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो उसे एक लीगल ऑब्लिगेशन, उसके अंदर एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए जो कि लॉ एनफोर्स कर सके. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि मैं आपको सीए फाउंडेशन का पढ़ाऊंगी. आपको मैंने एक ऑफर दिया बेसिकली. आपने बाद में क्या किया, जो वो ऑफर है उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया. अब जब मैंने आपको ये कहा कि आपको मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगी, आपको मैंने कहा कि इसमें ये फीस लगेगी, तो जो वो फीस है वो है यहाँ पे कंसीडरेशन. एग्रीमेंट क्या होगा फिर? मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसे एक्सेप्ट किया, उसके बदले आपने मुझे फीस दी और मैंने आपको दिया ये स्टडी, कैसे आपको मैंने पढ़ाया. जो मैंने आपको पढ़ाया वो तो है, वो भी, और जो आपने फीस दी, ये दोनों है हमारी कंसीडरेशन. और जो हमारा एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ में अगर हम ये एग्रीमेंट को ऐड कर दे तो हम कॉन्ट्रैक्ट, फिर से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है. मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. On it is obvious that contract comprises of an agreement which is a promise or set of reciprocal promises, that the promise is the acceptance of a proposal. ये बेसिकली कुछ नहीं है, आगे चलो. इसमें कुछ ऐसा खास दिया नहीं हुआ है. यहाँ पे एग्जाम्पल है, इनको भी अगर पढ़ लेते हैं. A agrees with B to sell car for 2 lakhs to B. Here A is in the obligation to give car to B and B has the right to receive the car on payment of 2 lakh. ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी होगा, ड्यूटी हो गया, और जो हमारा ये राइट टू रिसीव है ये अगेन हमारा राइट्स हो गया. एंड ऑल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, अगेन ड्यूटी, एंड इज अ राइट टू रिसीव 2 लाख. आपको क्या कहा था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो होगी राइट्स, एक होगी ड्यूटीज. एक ही ड्यूटी है वो उसे कार देगा, उसका राइट है वो उससे पेमेंट लेगा. बी का ड्यूटी है कि वो 2 लाख को पे करेगा, और राइट है उसका कि वो कार रिसीव करेगा. अब एक और बात, यहाँ पे ए और बी के अंदर लीगल रिलेशनशिप है, पर लेकिन अगर आप एग्जाम्पल 2 में देखो तो यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप नहीं है. वैसे इसका एक और एग्जाम्पल था कि लेट सपोज फादर ने अपने सन को कहा कि अगर तुम सी को पास कर लोगे तो मैं तुमको 1 लाख रुपीज दूंगा. बेटे ने सी को पास भी कर लिया, फादर ने उसे 1 लाख रुपीज नहीं दिया. तो क्या जो उसका सन है, क्या वो रिकवर कर सकता है इस चीज को, कि क्या वो कोर्ट में जाएगा उसे रिकवर कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जो फादर और सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है वो एक सोशल एग्रीमेंट है जो कि लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. जैसा कि आपको मैंने कहा था कि एग्रीमेंट होना चाहिए और होना चाहिए एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. एग्जाम्पल 2 के अंदर आपका एग्रीमेंट तो है,
पर लेकिन वो लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, वो एक सोशल एग्रीमेंट है। तो अब तक का मैं ये पता चला कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए और एक लीगल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए पार्टीज के बीच में। अब दिया हुआ यहाँ पे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस, मीनिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉलोइंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी इसमें होगा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। Scope, it is wider term including both legal and social agreement. It is narrow sense, it is used in narrow sense with the specifications that contract is only legally enforceable agreement. Legal obligation. It may not create legal obligation and agreement does not always grant rights to the parties. Contract necessarily creates our legal obligations. A contract always grants certain rights to every parties. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये एग्जाम में पूछ भी ले सकता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट द वाइस वर्सा इज ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू।